गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता इस तीसरा अध्याय में वेद, ठीक है, वेद इस भाग पर हम चर्चा किए थे बच्चों। और पिछले कक्षा में वह अध्याय समाप्त भी हुआ था। ठीक है, तो वेद वेद की जानकारी या वेद के बारे में भारतीय लोग जिस तरह समझ लिए, ठीक है, तो वेद का ज्ञान उन्होंने जिस तरह लिए, है ना। और वेद, नेहरू जी हमें इधर वेद के बारे में या तो उस काल में, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इस पाठ में, तो उनकी सभ्यता मतलब संस्कृति, है ना, जिस तरह वे लोग भारत में आकर बस गए, और इस वातावरण को उन्होंने जिस तरह बदलने के लिए कोशिश किए और आगे जाकर क्या हुए वह नहीं हुआ, फिर तो इस सभ्यता के साथ उन्होंने क्या किए, मिलजुल कर रहने लगे। इस तरह वेद इस अध्याय में अनेक विषय हम समझ लिए हैं बच्चों, ठीक है। और वेद का अर्थ क्या होता है, यह पूरा विषय हम पिछले कक्षा में देखते हुए वह अध्याय पिछले कक्षा में हम समाप्त किए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, तो वही सिंधु घाटी सभ्यता तीसरा अध्याय में दूसरा भाग है, भारतीय संस्कृति की निरंतरता। निरंतरता मतलब कंटिन्यूस, ठीक है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता इस अध्याय पर हम चर्चा करेंगे बच्चों। आइए देखेंगे तो इस अध्याय में भारतीय संस्कृति की निरंतरता, इस अध्याय में नेहरू जी हमें भारतीय सभ्यता या संस्कृति के बारे में उन्होंने हमें क्या कहने के लिए या क्या समझाने के लिए कोशिश की है, देखेंगे। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। क्या कहते हैं उन्होंने, हमें आरंभ से ही मतलब पहले से ही एक क्या होता है ऐसे एक सभ्यता मतलब संस्कृति और सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है। पहले से ही हम क्या करते हैं, ऐसा एक संस्कृति को हम देखते हैं, ठीक है, जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद, तमाम मतलब पूर्ण परिवर्तनों के साथ, तमाम इसका अर्थ पूर्ण परिवर्तन मतलब बदलाव, ठीक है, जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल परिवर्तनों के बावजूद मतलब इतना होने पर भी परिवर्तनों के बावजूद मतलब पूर्ण परिवर्तन होने पर भी, इतना होने पर भी आज भी बनी हुई है, ठीक है। वह संस्कृति या सभ्यता आज भी क्या है, वैसा ही है मतलब बनी है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं। इसी समय मतलब इस समय में मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं। ग्रहण करना मतलब प्राप्त कर ले। मूल आदर्श, हमारे आदर्श वो क्या करते हैं, आकार प्राप्त कर ले रहे हैं। आकार मतलब आकार बोलते हैं ना अभी, ठीक है, स्ट्रक्चर, तमाम आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं। और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। देख लो, जीवन के अनेक क्रियाकलाप, ठीक है, अनेक काम, क्रिया मतलब काम, अनेक काम क्या होते हैं, तो इसी एक दृष्टि से विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, देख लो, बोलते हैं उन्हें, कहते हैं साहित्य और दर्शन, ठीक है, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप, जीवन के और तमाम क्रियाकलाप मतलब तमाम इसका देख ले, पूर्ण क्रियाकलाप मतलब काम, जीवन के पूर्ण काम हो या क्रिया,
इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। ठीक है, ये सभी जीवन के क्रियाएं या क्रियाकलाप क्या होते हैं, इन आदर्शों के आदर्श और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। विशिष्टतावाद मतलब विशेष, छुआछूत छुआछूत इसका अर्थ है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता या तो इसका अर्थ है एक सामाजिक बुराई। अस्पृश्यता इसका अर्थ एक सामाजिक बुराई। ठीक है, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ अस्पृश्यते छुआछूत कहते हैं। देखो उन्होंने इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह जीवन के अनेक क्रियाएं, पूर्ण क्रियाएं क्या होते हैं, तो विश्व दृष्टि या अनुकूल के साथ चलने लगते हैं। और साथ में क्या होता है, देखो इसी समय उस विशिष्टतावाद मतलब तो विशेषवाद और छुआछूत तो यह अस्पृश्यता तो समाज के एक बुराई या बुरा काम क्या होता है, ऐसे एक प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। समझ में रहे ना। तो बहुत सारे कुछ लोग हो तो उधर तो यह एक गुण अवश्य रहता है, अस्पृश्यता मतलब समाज में जो लोग जीते हैं सभी लोग एक ही गुण के नहीं होते। समझ में रहे ना। अलग अलग लोग हो तो के विचार और उनके मन में जो भावनाएं आते हैं सभी अलग अलग रहते हैं। सभी लोग अच्छे लोग हो तो भी समाज नहीं चलता, जीवन नहीं चलता, और सभी लोग बुरे लोग हो तो भी जीवन नहीं चलता। समझ में रहे ना। इसी तरह इधर उन्होंने क्या करते हैं, छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असम्य हो जाती है। वह ऐसे एक प्रवृत्ति या गुण बढ़ते बढ़ते आगे वो क्या होता है, वह प्रवृत्ति क्या होता है, क्या वह प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है, आरंभ में जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है जो बाद में क्या होता है बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। असह्य इसका मतलब असहनीय। असह्य मतलब असहनीय। असहनीय इसका मतलब तो वह एक सहन करने के लिए नहीं होता। ठीक है, ऐसा एक प्रवृत्ति हो जाता है वो। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। क्या वह प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते अंत में वह असहनीय हो जाता है, मतलब सहन करने के लिए नहीं हो जाता है। वह प्रवृत्ति कौन सा है, वह आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। इस आधुनिक काल क्या वह आदिकाल में मतलब उस काल में एक प्रवृत्ति, समझ में रहे ना, एक छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। छुआछूत की प्रवृत्ति मतलब अस्पृश्यता की प्रवृत्ति, मतलब वह एक व्यवस्था, एक सामाजिक बुराई वह एक अस्पृश्यता की वह गुण क्या होता है, वह प्रवृत्ति वो क्या होता है उधर आरंभ में दिखाई पड़ता है। तो समाज में वह पहले वह प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है, बाद में वह बढ़ते बढ़ते वह प्रवृत्ति ज्यादा होते होते तो अस्पृश्यता की वह प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते क्या होता है, वह असह्य हो जाती है, असहनीय हो जाती है। मतलब लोगों को वह प्रवृत्ति सहन कर लेने के लिए नहीं होता। वही प्रवृत्ति वो कौन सा है, यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। आधुनिक मतलब अब प्रेजेंट, इस काल में वह प्रवृत्ति किस रूप में बदल गया है, जाति व्यवस्था के रूप में बदल गया। तो आप देखते रहते हैं बच्चों। ठीक है, यह अब क्या हो रहा है, ऐसा एक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गया है। समझ मतलब जाति व्यवस्था की प्रवृत्ति। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। खास मतलब विशेष,
यह प्रवृत्ति, ठीक है, या यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। खास मतलब विशेष, विशेष युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना। मजबूत मतलब हृष्ट पुष्ट, समझ में आ रहा है ना, गट्टी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ। इसका उद्देश्य था, यह एक प्रवृत्ति खास युग के लिए मतलब विशेष युग के निर्माण के लिए हम क्या किए थे, वह परिस्थिति के खास युग की या विशेष युग की परिस्थिति के लिए वो बनाई गई थी यह प्रवृत्ति। लेकिन इसका उद्देश्य, और इसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। तो उस प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या था, ठीक है, संतुलन मतलब संतुलन मतलब समान, ठीक है, बैलेंस बोलते हैं ना, संतुलन बैलेंस। किंतु बाद में देखो समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना था तो उस व्यवस्था की उद्देश्य। किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव के लिए कारागृह बन गई। तो यह समाज में क्या, यह एक जाति व्यवस्था है, ठीक है, जाति व्यवस्था का उन्होंने निर्माण किए। तो पहले पहले उसका उद्देश्य अलग था, समझ में आ रहा है ना, उसका लक्ष्य मतलब टारगेट अलग था। क्या था, देखो यह व्यवस्था एक खास मतलब विशेष, ठीक है, विशेष युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। यह जाति व्यवस्था को एक उत्तम या विशेष युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी और उसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को, उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना। मजबूत मतलब हृष्ट पुष्ट बना, ठीक है, बलवान बनाने के लिए मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, समझ में आ रहा है ना। तो उसका उद्देश्य है समाज में क्या करना है, समानता को प्रदान करना। तो ऐसा एक उद्देश्य से यह प्रवृत्ति बनाई गई। लेकिन किंतु बाद में क्या हुआ, देखो यह उसी समाज व्यवस्था और मानव के लिए कारागृह बन गई। तो उसका उद्देश्य अलग था, जब वह लागू हो गया या उस प्रवृत्ति को लोग अपनाने लगे तो उस समय क्या हो गया, आगे जाकर, ठीक है, वही प्रवृत्ति या वही व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था क्या हो गई, समाज और मानव के लिए कारागृह बन गई। समझ में आ रहा है ना, कारागृह मतलब जेल बोलते हैं ना, जेल, वही मानव मन के लिए क्या हो गया, कारागृह बन गई। वही व्यवस्था आगे जाकर कारागृह बन गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। कारागृह हुए तो भी, समझ में आ रहा है ना, लोगों को वह बहुत तंग देने लगा, उससे बहुत कष्ट होने लगा। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही, बहुत समय तक वह बनी रही। तो उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। देख लो, तो उससे समाज पर बहुत, ठीक है, समाज में बहुत बुरे गुण उगने लगे, मतलब उत्पन्न होने लगे, जन्म पाने लगे। फिर भी उस ढांचे मतलब रचना, संरचना बोलते ना, रचना। तो उस संरचना के भीतर बंधे रहते हुए मतलब उस व्यवस्था के अंदर भीतर अंदर लोग बंधे हुए, ठीक है, बंधे रहते भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी। प्राणवान मतलब जीवित, जीवित थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्र तक हुआ। तो पहले पहले उस प्रवृत्ति का अनुसरण करने लगे, ठीक है, समाज में उसका
प्रभाव बहुत हो गया, तो आगे जाके वो क्या हुआ, प्राणवान मतलब जीवित रहा और सिर्फ भारत में ही रही, तो उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर, ठीक है, पूर्वी समुद्रों तक हुआ, तो पूरा विश्व में भारत देश में क्या हुआ, उसका प्रसार हो गया। इतिहास के इस लंबे दौर में, दौर मतलब समय, इतिहास के इस लंबे समय पर होता है, दौर मतलब समय, इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा, अलग थलग मतलब अलग अलग जुदा होना, ठीक, डिवाइड होते ना, दौर में भारत अलग अलग नहीं रहा, ईरानियों और यूनानियों से, ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशिया तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा, तो इतना हुए तो भी, ठीक है, तो इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग अलग नहीं रहा, ठीक है, ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशिया तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा, ठीक है। भारत देश में तो यह एक व्यवस्था से अलग अलग बदलाव हुए तो भी अन्य देशों से उसका क्या वह संबंध में बदलाव नहीं आया था, हर एक देश के साथ उसका संबंध बराबर ही था। 3-4 हजार वर्ष का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत रहा। सिलसिला मतलब यह एक क्रम, सिलसिला मतलब चलने की यह क्रम, अटूट मतलब अटूट न टूटने वाला, ठीक है। 3-4 हजार वर्ष का यह सांस्कृतिक विकास, 3-4 हजार वर्ष का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत रहा, न टूटने का वह क्रम, मतलब अन्य देशों के साथ भारतीय यह संबंध, भारत संस्कृति का यह संबंध क्या हुआ, अटूट मतलब न टूटने वाला था, वह बहुत बलवान, समझ ना, बलवान, और यह एक सिलसिला मतलब क्रम बहुत क्या था, अद्भुत था, ठीक है। तो यहाँ तक रहने दो। आज हम भारतीय संस्कृति की निरंतरता, मतलब यह संस्कृति को भारत देश के अलावा अन्य देश के लोग भी क्या किए हैं, इसका अनुसरण किए हैं, ठीक है। दूसरे देशों के साथ या क्या वह संबंध है, वह क्या है, उसकी सिलसिला मतलब उस संस्कृति की वह क्रम क्या है, बहुत अद्भुत है। तो बच्चों यहाँ तक हम भारतीय संस्कृति के बारे में या उस संस्कृति की निरंतरता के बारे में इधर हम समझ लिए हैं। नेहरू जी संस्कृति के बारे में समझाने के लिए हमें कोशिश किए हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक यह वह भाग भी समाप्त हुआ है। तो आगे का उपनिषद, आगे का भाग क्या है, उपनिषद भाग है। तो अगला विषय हम यह क्या है, आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।